अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में और आजोश की नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ लेकर। अच्छा, ये फ़र्स्ट मॉड्यूल की कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी मिसिंग थी, तो इसमें आजोश में सिवली में बता रहा है कि आप जस्ट थोड़ी सी बारे में सोचें कि जो मैनेजिंग सेफ्टी एंड हेल्थ कैन गिव यू हेल्पिंग हैंड विद मैनेजिंग ऑल द अदर थिंग्स दैट you have to deal with good safety and health management can enhance your reputation। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्पिंग हैंड होती हैं HR मैट्रिक्स सिक लीव या दूसरी चीज़ों के साथ, HR भी या एनुअल लीव, रिसोर्स से टारगेट्स, हर चीज़ के साथ जो है वो ये लिंक करती है सेफ्टी। बट ये गुड हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज़ करती है या फ़ायदा उससे होता है एनहेंस योर रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन जो है या मार्केट में इज़्ज़त या नाम जो है वो बढ़ता है। इंक्रीज़ योर प्रॉफिट, और आपकी जो प्रॉफिट है बिज़नेस का वो भी ग्रो करता है। और रिड्यूस वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपके वेस्टेज है या आपको फजला जात हैं या गार्बेज वगैरह है या वो चीज़ें जो हैं वो भी कम होती हैं। और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे मैंने बताया था कि जब कोई हादसा हो जाता है तो जो कंपनीज इंश्योर्ड होती हैं वो फिर उन हादसात को देख के अपनी जो प्रीमियम्स हैं, अपनी जो किस्तें हैं या अदायगियाँ हैं वो बढ़ा देती हैं ताकि उनको नुकसान नहीं हो, तो अपनी सेफ साइड के लिए तो वो भी कम हो जाते हैं। फिर जब आप मेंटेन करते हैं हैप्पी और हेल्दी टीम वर्क का इन्वायरमेंट, तो आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी उसमें भी इजाफा होता है क्योंकि लोग जो है दिल से काम करते हैं। और बेसिकली वो कहता है इनफैक्ट मैनेजिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इज़ अ की टू योर बिजनेस सक्सेस। मैनेजिंग सेफली और हेल्थ जो है ये सही तरीके से मैनेज करना आपकी बिजनेस का जो है बुनियादी चाबी है, की है उसको ग्रो करने के लिए। आपकी जो इंटीग्रेटेड सेफ्टी एंड हेल्थ इनटू एवरीथिंग योर बिजनेस डज, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी और हेल्थ का होना बिजनेस के लिए। और ट्रीट सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर्स विद रिस्पेक्ट दे डिज़र्व। हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को इसी तरह डील करें जितनी वो इज़्ज़त की जो है या मुतमहमल हैं, और इज़्ज़त के साथ उनको डील करना चाहिए जैसा कि आप दूसरे रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको डील करते हैं। इट्स ऑल वेल एंड गुड टू से यू आर एग्री विद दिस, ये कहना कि सब ठीक है और आप इसे एग्री करते हैं, बट आपको रियलिटी के साथ रहना चाहिए और आपके एक्शंस जो हैं आपके वर्ड के साथ मैच होने चाहिए। सेफ्टी और हेल्थ के बारे में आपको सोचना चाहिए जब आप प्लानिंग कर रहे हो। आपको सेफ्टी और हेल्थ के बारे में अपनी टीम से बात करनी चाहिए और अपने डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए बिहेवियर से हेल्थ एंड सेफ्टी को लोगों के सामने कि आप जो है कितनी कमिटमेंट रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम दूसरे मॉड्यूल पे आते हैं फ़ौरन। दूसरा मॉड्यूल जो है वो है असेसिंग रिस्क के हवाले से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क क्या है, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट क्या है, और हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीज आउट, रिस्क असेसमेंट को कैसे कैरीड आउट किया जाता है। व्हाट इज़ रिस्क, risk is a part of everyone's lives, we cannot avoid risk but we can put things in place to manage them effectively। कहता है रिस्क हर एक इंसान की ज़िंदगी या हर एक की ज़िंदगी का ऐसा है, वो हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करके उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जो है एग्जांपल भी एक दी हुई है कि ड्राइवर है तो वो उसका पूरी इन्होंने एग्जांपल दी है, बट ये है कि इसमें शॉर्ट मैं आपको ये ब्रीफ करूँगा कि आप जो है वो लेसन लर्न कर रहे हैं जब आप इंडिपेंडेंट हैं या जो है आप पहली दफ़ा जो कोई चीज़ करते हैं तो उसमें लाजमी सी बात है रिस्क होता है। बट जब आप रिस्क एक दफ़ा ले लेते हैं और चीज़ें सीखते हैं, पहले लर्न आउट करते हैं थ्योरी वगैरह ये चीज़ें या प्रिपेयर होते हैं, तो फिर जब आप वो चीज़ जो है वो कर रहे होते हैं या रिस्क लेते हैं या वो काम करते हैं, तो वो लाजमी बात आपको चीज़ें जब आपकी सेटल होती हैं, आपको नॉलेज होती है कि उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो आसानी से हो जाती हैं और इस वजह से आप हादसात का शिकार भी नहीं होते। अच्छा, आपकी नज़र में जो है रिस्क क्या है, तो वो कहता है कि आप एक वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते हैं। वेयर हाउस जो है उसकी पुरानी बिल्डिंग है, उसका छत को रिपेयर की ज़रूरत है,
आप को पता है कि मौसम ख़राब है और आपका सन है, और आपको पता है कि ये जो है डैमेज कर सकता है बिल्डिंग को या उसके जो पार्ट्स हैं उनको। अब इन सरकमस्टेंसेस में जो है वो बारिश बिल्डिंग को थ्रेटन करती है उसको, और कुछ रेन के मूवमेंट्स के बाद जो है और या बर्फ़बारी के बाद जो है कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता, बट लॉन्ग डाउन फॉर वुड मच मोर प्रॉब्लम कि भाई कुछ थोड़ी बहुत बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लंबी बारिश से बहुत नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो रेन को लाइक्लीहुड में लिया जा रहा है। अभी आप डिसाइड करते हैं कि आप कुछ नहीं करते, ठीक है, और जब बारिश होती है तो वो डैमेज करेगी वेयर हाउस को या उसकी वैल्यू को, और इफ़ अगर आप उसकी कोई कंट्रोल मुहैया लेते हो, प्लास्टिक लगाते हो जहाँ से लीकेज वगैरह होती है या वेदर इफेक्ट कर सकती है, तो वो लाजमी सी बात है वो बच जाएगी। उसके जो टेलीविज़न सेट हैं या जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपकी कंपनी में, वो एक कॉस्ट, अगर वो ख़राब हो जाती है उससे तो वो एक कॉस्ट आती है आपके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है रिस्क असेसमेंट में बेसिक टर्म डेट जो है वो बता रहा है आपको डेट अप्लाई टू रिस्क असेसमेंट। उस रिस्क असेसमेंट से पहले जो है ये कुछ डेफिनेशन के हवाले से बता रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हैज़र्ड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जो है जो पोटेंशियल रखती हो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का, ठीक है ना, किसी इंसान को या प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। हैज़र्ड उसको कहा जाता है। हैज़र्ड इज एनीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। सामान भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी चीज़ को वो नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। और दिस कुड बी समथिंग एज स्पेशलाइज एज अ पीस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। एक छोटा सा पीस जो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी का है वो भी हो सकता है। और एज अ कॉमन प्लेस एज अ हॉट ड्रिंक। एक गर्म चाय भी जो है हैज़र्ड है, जब वो आपकी जिस्म के ऊपर गिरेगी तो जला देगी। इफ़ इट कुड बी हार्मफुल एनी वे दैन इट्स हैज़र्ड। किसी भी सूरत में अगर किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हार्म कर सकती है, ठीक है, तो वो हैज़र्ड कहलाती है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हैज़र्डस इवेंट के हवाले से है। हैज़र्ड इवेंट्स टेक प्लेस व्हेन समवन और समथिंग इंटरेक्ट्स विद द हैज़र्ड एंड हार्म रिजल्ट। जैसे फायर की आप ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें आपके पास जो है ऑक्सीजन भी मौजूद है, आपके पास जो मटेरियल है वो भी मौजूद है, लकड़ी भी करता है, ये कोई चीज़ भी है, पर इसमें काम ये हैज़र्डस इवेंट में तब कन्वर्ट होगा जब यहाँ पे आग इसके साथ शामिल होगी, ठीक है ना, तो ये हैज़र्डस इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नीचे एक क्वेश्चन मिसाल भी देता है। एक होल है ग्राउंड के अंदर और वो होल जो है वो हैज़र्ड है खुद, वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, बट अगर कोई बंदा उस होल को क्रॉस करते हुए ट्रिप्ड हो जाता है और वो उसके एज पर लगता है तो वो फिर हैज़र्डस इवेंट में क्रिएट हो जाएगा वो सिचुएशन, और वो शख्स के लिए हार्मफुल होगी जो जिसको ट्रिपिंग होगी। एवरी हैज़र्डस इवेंट हैज़ अ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हर इवेंट का जो है लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब हर काम का या हर चीज़ का जिसमें हैज़र्ड कंसिस्ट करता है, बट कोई इंट्रैक्शन हो जब होगी तो वो रिड्यूस में कन्वर्ट होगा, तो उसके लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब यही आपके रिस्क असेसमेंट है कि रिस्क जो है ना इज़ बिटवीन लाइक्लीहुड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट। सो यहाँ पे लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की भी डेफिनेशन है ताकि आप समझ सकें बेहतर तरीके से। लाइक्लीहुड की डिस्क्रिप्शन बताता है जो है डेफिनेशन में कि लाइक्लीहुड इज़ अ मेजर ऑफ द चांस दैट हैज़र्डस इवेंट विल ओकर, कि आपका चांस कितना है उस इवेंट का होने का, ठीक है ना, कि वो भी थोड़ा सा नीचे आप बताएंगे उसका चांस कितना है, वो लाइक्लीहुड कहलाता है। अगर उसी गड्ढे को होल को वो बिजी एरिया में होगा, ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लोगों को ट्रिप होने के। बट वही अगर होल किसी ऐसी जगह होगा जहाँ बैकयार्ड में जहाँ लोग नहीं जाते, जहाँ ट्रिपिंग का हैज़र्ड नहीं है, तो वो लाजमी बात है कि वो लाइक्लीहुड उसके कम हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे या उसकी कैपेसिटी पे। अच्छा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस की डेफिनेशन पे आते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस द आउटकम ऑफ द हैज़र्ड इवेंट। जो नुकसान या हार्म होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद जो उसका आउटकम आता है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, ठीक है उसके।
अगर आप ट्रिप कर जाते हैं उस होल पे तो पॉसिबल आउटकम जो है वो ये है कि भाई आपका पाँव डैमेज हो सकता है, या जो है वो आप गिर सकते हैं नीचे, ठीक है, या आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो गिर सकती है, या आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। हैज़र्ड लाइक्लीहुड उसका हो गया कि भाई जगह कौन सी है, वो हैज़र्डस इवेंट में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंस जब कोई बंदा ट्रिप होकर गिरेगा तो वो क्या है, बंदे की उसमें इंजरी में है। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं नीचे दी हुई भी है लो और हाई रिस्क के हवाले से कि आपने जज करना है रिस्क सिक्योरिटी को कि भाई वो लो कैसे है और हाई कैसे है, ठीक है ना। एक जो अगर वाटर स्पिलेज है, ये कोई ऐसी चीज़ है तो उससे बंदा गिर के स्लिप हो सकता है या ट्रिप का हैज़र्ड होता है तो उससे इंजरी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ का आपने रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ हैज़र्डस इवेंट ओकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट। रिस्क जो है वो कम्बिनेशन है लाइक्लीहुड ऑफ हैज़र्डस इवेंट, जो हैज़र्ड इवेंट है, जो चीज़ जिसकी वजह से वो हैज़र्ड जो है हो रहा है उसका लाइक्लीहुड है, और उसके होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस इवेंट के, ये रिस्क कहलाता है। रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। वी विल यूज़ दिस डेफिनेशन ऑफ रिस्क थ्रू आउट द कोर्स। यही रिस्क असेसमेंट जो है ना पूरे कोर्स के थ्रू है, और कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत सारी बोस में या दूसरी जगहों पे सेवर्टी से के साथ भी जो है वो मसलिक किया जाता है, सेवर्टी के लफ्ज़ के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस और सेवर्टी एक ही चीज़ है, तो इसमें आपने जो है टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। आगे है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट सीरियस वर्कप्लेस रिस्क आर मैनेज्ड बाय कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। असेसिंग रिस्क अलाउ यू टू पेट्रोलाइज द एक्शन यू टेक टू कंट्रोल दैम। रिस्क असेसमेंट जो है वो इंश्योर करती है वर्क प्लेस पर जो रिस्क हैं उनको मैनेज किया गया है और कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर से मैनेज किया गया है, ताकि वो रिस्क जो है वो इवेंट में कन्वर्ट ना हो, या अगर हों तो उसका जो नुकसान है कॉन्सिक्वेंसेस वो कम से कम हो, उसको रिस्क रिड्यूस किया जाए। But simply a risk assessment carry careful examination of anything in your workplace that could cause people to suffer injury or ill health while they are at work. रिस्क असेसमेंट जो है एक एग्जामिनेशन है कि ऐसी तमाम चीज़ों की जो आपके वर्क प्लेस पे हैं जो किसी शख्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उसको इंजरी का या हेल्थ के इशूज़ का सबब बन सकती है जब वो काम कर रहा होता है, तो उन सब चीज़ों को एग्जामाइन करना और उनके कंट्रोल में ही सजेस्ट करना रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि कौन इस रिस्क से या हैज़र्ड से रिसीवर से हार्म होगा, उसको ख़तरा होगा, और जो है इससे क्या रॉन्ग हो सकता है, क्या गलत होगा जब हार्म होगा, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कितना उसको हार्म हो सकता है। और जब आप ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हो रिस्क को, तो आप जो है फिर कंसंट्रेट करते हो कि इसको कम कैसे करें या इसके कंट्रोल में लगा के कम ख़त्म कैसे किया जा सके। If you don't have to carry out the risk assessment yourself, if you are confident, get help from someone who is absolutely qualified and trained. आप अकेले रिस्क असेसमेंट जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्वालिफाइड बंदे की या ट्रेनर की, ठीक है। और ये एक अच्छा आइडिया है, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू नो अदर पीपल। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करें जो जिनका आई एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिनको ऑब्जर्वेशन अच्छी हैं, ये रिस्क असेसमेंट अच्छी है और उनका एक वाइड एक्सपीरियंस है। रिस्क असेसमेंट जो है वो आपको बताती है टेल वेदर यू आर डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम हार्म, फॉर आर यू प्रोवाइडिंग इनफ। जब आप ट्रेनिंग देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, पीपीज देते हैं और हेल्थ सर्विस का ख्याल करते हैं, तो आप जो है इनफ चीज़ें कर रहे हैं सेफ्टी मेज के लिए। फिर जब लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो आप लेबर लॉज एग्जिस्ट जो करते हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स जैसे हैं, जब आप ये कैरिड आउट कर रहे हैं तो आप जो है फेस नहीं करेंगे फाइन्स और प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शंस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। और मोरली जो है जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं रिस्क को, ठीक है, तो
योर बिजनेस फेस विल हेल्प यू मैनेज इट बेटर विद पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग होती है, इंश्योरेंस के प्रीमियम बचेंगे और रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ है कैन हैव अ डिवास्टिंग इफेक्ट, दे कैन रूइन लाइव्स एंड योर बिजनेस। एक्सीडेंट या इल हेल्थ जो है वो इसके बहुत मुज़र असरात होते हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को और आपके बिज़नेस को बर्बाद कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। इसमें कुछ अच्छा नाजरीन, हम जो मॉड्यूल 2 है रिस्क असेसमेंट का, इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि हाउ आर द रिस्क असेसमेंट जो है वो कैरिड आउट, रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट की जाती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने जब समझ लिया कि हैज़र्ड क्या है, इवेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट करनी है, तो आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कि आपके टास्क जो है वो कैसे मैनेज करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आएगी द लोकेशन वेयर द एक्टिविटीज़ आर टेकन प्लेस। लोकेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है जहाँ एक्टिविटीज़ होनी है। फिर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज़, कौन से लोग ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या काम करेंगे। और उसके बाद इक्विपमेंट जो है बीइंग यूज़, कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे इस एक्टिविटी के दौरान, और एक्टिविटी जो है बीइंग परफॉर्म कैसे परफॉर्म की जाएगी, उसके रिस्क को आपने आइडेंटिफाई करना है। मतलब रफ स्केच या फोटोज ऑफ एरियाज भी ले सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके रिस्क असेसमेंट के लिए। जब आप लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद जो है रिस्क असेसमेंट डज़ नॉट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। रिस्क असेसमेंट से वो सादी होनी चाहिए, समझ आने वाली चीज़, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी उसको। ऐसे ऐसे बनानी है कि जो भी आपकी रिस्क असेसमेंट को रीड आउट करें उनको समझ आ जाए। आपने किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, कुछ जो बड़े हैज़र्ड हैं, सिग्निफिकेंट हैज़र्ड्स हैं, उनको आपने एड्रेस करना है ताकि सीरियस हार्म जो है वो ना हो पीपल को। जब आप व्हेन कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट यू नीड टू स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स। जब आप इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि भाई हैज़र्ड कौन सा है, तो फिर आप जो है उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं, एस्टीमेट द रिस्क। आप रिस्क का निकालते हैं, लाइकलीहुड कितने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, रिस्क की रेटिंग निकालनी है आपने, बेसिक के आपकी जो हैज़र्ड है उसकी रेटिंग क्या है। फिर एवल्यूएट द रिस्क करना है आपने, उसको रिस्क को देखना है कि भाई रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, और फिर उसको कम कैसे करना है। फिर आपने स्टेप 4 पे जाना है, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आपने जो फाइंडिंग की है, चीज़ें सोची हैं, उनको आपने रिकॉर्ड करना है कि इसके कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे और कौन इन चीज़ों को जो है वो सर अंजाम देगा। उसके बाद स्टेप 5 आता है रिव्यू योर फाइंडिंग। जो आपने फाइंडिंग्स दी हैं उनको रिव्यू भी करना है। जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक सीढ़ी है जिसमें एक बंदा जो है वो जो ग्लास है वो वाइपर से उसकी सफाई कर रहा है, और एक नीचे जो है पकड़ा हुआ ये क्लीनिंग कंपनी है। तो इसमें वो यही आपको सिखाएगा कि भाई कैसे करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि हैज़र्ड क्या क्या हैं, ठीक है ना। लोकेशन के हवाले से कि लोकेशन के हिसाब से हैज़र्ड क्या क्या हैं, उसका लेआउट आपने देखना है कि एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं। काम जो कर रहा है जिस जगह पे, वो काम जो है वो नफ स्पेस है नहीं है, और नेसेसरी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट से है नहीं है। और इसके अलावा आपने कॉमन एरिया के हवाले से भी सोचना है, कॉरिडोर, स्टेयर्स, सब चीज़ों को रखना है। आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी है इस सिस्टम में। और जो है अगर 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों को भी कवर करना है एरिया वाइज, एक्टिविटी वाइज। अच्छा, उसके बाद जो है जब असेस कर लिए एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो आपने चेक करना है कि भाई कंट्रैक्टर, वर्क प्लेस विजिटर या मेंबर्स जो हैं, लोग हैं, वो इससे अफेक्ट तो नहीं होंगे। आपने पैरामीटर जो है और टेम्परेरी जो है इक्विपमेंट या जो यूज़ हो रही लोकेशन, उनकी डिटेल कैरिड आउट कर लेनी है कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है चीज़ों से, मतलब इक्विपमेंट्स क्या हैं और उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं उनके फेलियर पे। उसके बाद जो है आपने रिस्क को एस्टिमेट करना है कि भाई आपका रिस्क जो है कितना हार्म करेगा, किसको करेगा, फिर आपने उसको कैसे एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें आपने काउंट करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि भाई जब आपने एज आइडेंटिफाई कर लिया, पीपल भी आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन हार्म होगा, तो फिर आपने चेक करना है कि हाउ सीरियस ईच रिस्क इज़, जितने रिस्क हैं वो कितने सीरियस हैं।
आपने फिर वही चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कौन जो है वो किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है, हाउ लाइकली इट इज़ समथिंग कुड गो रॉन्ग, कितनी वो चीज़ जो है वो ख़राब जा सकती है, या उसके आउटकम जो है वो कितने सीरियस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने रखनी हैं। तो एक ये स्टेबिलिटी मतलब एक वो दे रहे हैं कि भाई रिस्क के हवाले से कि रिस्क, लो रिस्क क्या है, मीडियम क्या है, हाई रिस्क क्या है। तो यहाँ पे सीढ़ियों की तस्वीर हैं जिसमें वो बताता है कि भाई सीढ़ियों की जो स्टेबिलिटी है वो चेक करनी है, जो उसके रिंग्स हैं उन जो रग्स हैं उनकी चेक करनी है, कंडीशन कैसी है, जो उसके फुटवेयर हैं लेदर के वो चेक करने हैं कि फुटवेयर सही है नहीं है, और जो उसके लेवल है इसकी जो इंस्टॉलेशन है जहाँ रखी गई है उसका लेवल भी चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपको रिस्क को कैलकुलेट करेंगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि लो रिस्क में आप देख रहे हैं ग्रीन सीढ़ी है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल ओके है, उसमें कोई डैमेज नहीं है। मीडियम में आप देखते हैं कि आपके जो फुटवेयर हैं उसके नीचे जो है वो डिसबैलेंस हैं, ये चीज़ें रखी गई हैं, पत्थर या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, और अब रग्स वगैरह जो हैं वो सेंटर में से टूटे हुई हैं, क्रैक हैं। और इसी तरह जब आप ये तीसरी सीढ़ी जो है आप देखेंगे रेड वाली जिसमें हाई रिस्क है, तो इसके जो फुटवेयर हैं वो भी नहीं हैं, फिर इसका बैलेंस जो है वो इवन नहीं है, और इसके जो रग्स हैं वो भी मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई हैं, तो यह हाई रिस्क में आएगा, जब भी कुछ चढ़ेगा वो गिर सकता है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है लाइक्लीहुड का, फिर जो है कॉन्सिक्वेंस का। अगर बंदा है जो है वो हाइट से गिरता है फिर क्या होगा, और उसको क्या चीज़ जो है गिरने से बचाएगी, और किस चीज़ पे बंदा गिरेगा। अच्छा, जितनी ऊंचाई होती जाएगी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। कम ऊंचाई पे होगा तो वो जैसा आपको सीढ़ी बता रहा है कि भाई शुरू के जो 5 हैं जो है आपके स्टेप्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क लो है, बट वही आप जब 15वें स्टेप पे खड़े होकर करेंगे तो रिस्क जो है मीडियम में हो जाएगा, और वहीं जब आप 18वें या 20वें स्टेप पे आप खड़े होकर सीढ़ी लैडर पे काम करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो हाई में हो जाएगा। और लो, मीडियम, हाई तीनों की कैटेगरी हैं कि लो में छोटे से कट्स आ सकते हैं या रगड़ लग सकती है। फिर मीडियम में बताता है कि भाई मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होती है, इसमें इंजरी हो सकती है और इसमें टाँके वगैरह लग सकते हैं या इसमें हड्डी टूट सकती है। तीसरा हाई जो है उसमें डिसलोकेशन हो सकती है, आपकी मौत हो सकती है या इंजरीज सीरियस किस्म की हो सकती हैं। तो ये इसने रिस्क की रेटिंग दी हुई सीढ़ी की, जैसे आपको उसमें समझाना चाह रहा है कि कौन सा रिस्क लो में है, कौन सा मीडियम में है, कौन सा हाई में है, सिर्फ एक सीढ़ी को। और उसके बाद एक काउंटिंग भी की हुई है कि भाई आपके पास जो डिस्क्राइब आता है वो आपने नंबर के हिसाब से करना है। ये रिस्क चार्ट है। आपने तीसरा जो है वो एवलिएट करना है रिस्क को एवलिएट आपने करना है कि लाइक्लीहुड है वो 3 है या 4 है, 5 का पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो आपने उसको वो करना है। फिर इसी तरह जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी चेक करना है कि भाई वो कितने पे हैं, ठीक है। जैसे ये 3 का पैराग्राफ है तो अगर 1 और 2 की जो है वो सहमत में होते हैं तो कोई एक्शन नहीं लेना, बट इंश्योर करना है कि जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो मेंटेन और रिव्यू होने चाहिए। अगर आपको जो जैसे येलो बॉक्सेस हैं अगर आपका लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेस इनके अंदर आ रहा है तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट की तरफ। और अगर 6 to 9 हैं, ठीक है, मतलब आखिरी वाले 6 या 9 के जो फिगर है वो है रेडियस, क्योंकि या डेसिमीटर में कन्वर्ट हो सकती है और जिसको किसी भी बंदे को या शख्स को इंजरी हो सकती है तो फिर उस काम को फ़ौरन रुकवाएंगे और चीज़ों को सही करवाएंगे। इसमें जो है मतलब आप 5 पॉइंट स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 3 वाला है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस भी और लाइक्लीहुड भी, मतलब वेरी अनलाइकली का मतलब है कि 1 in a million चांस है। फिर अनलाइकली का मतलब देयर इज़ अ 1 in 1000 जो है वो 1,00,000 चांसेस हो सकते हैं, 1,00,000 में एक दफ़ा, और 10,000 में एक दफ़ा हो सकता है, फिर 1,000 में एक दफ़ा,
का चांस है कि हैज़र्डस इवेंट जो है वो कोड हो या अपन हो सकता है। फिर उसके बाद कहता है वेरी लाइकली जो है उसमें एक ऐसा होता है कि हैज़र्ड इवेंट जो है वो हो सके। इसी तरह कॉन्सिक्वेंस का भी है कि सिग्निफिकेंट हैं, मॉडर हैं, मॉडरेट हैं, मेजर हैं, कैटास्ट्रोफिक हैं। तो वो सबका है कि भाई इनसिग्निफिकेंट है तो इंजरी नहीं होगी, माइनर है तो माइनर इंजरीज या ब्लीडिंग वगैरह होगी, फर्स्ट एड चाहिए होगी। मॉडरेट हैं तो 3 दिन काम से वो गायब रहेगा, और मेजर हैं तो मोर देन 7 दिन 7 डेज जो है एब्सेंस रहेगा। और कैटास्ट्रोफिक है या जो है एक और डेट का भी आता है, सबमिट नहीं करा पेपर या दिया नहीं होता, उनका डेट आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट है, जैसे ये नंबरिंग चार्ट है जो हम अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं, 5x5 मैट्रिक्स जो है रिस्क असेसमेंट का। तो इसमें 1 से 2 में कोई एक्शन आपने नहीं लेना अगर रिस्क जो है वो है, और अगर 3 to 6 में है तो फिर आपने इम्प्रूव करना है, और अगर 8 to 12 में है तो फिर आपने टाइम साइकिल स्पेसिफाइड करके उसके अंदर वो चीज़ को ख़त्म करना है। और फिर 15 16 जो है इमीडिएट एक्शंस जो है चाहिए होते हैं, और स्टॉप वर्क एक्टिविटी करवानी होती है, रोकना होता है काम को अगर आग लग सकती है या उसमें कोई सीरियस चीज़ है। ये 1 से जो है 25 तक रेटिंग है, ये ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में या पाकिस्तान में फॉलो हो रही है अभी तक 25 रेटिंग की। तो ये कुछ कंट्रीज़ में 10 की भी हो रही है, तो दोनों डिफरेंट है। फिर आपने रिकॉर्ड करनी है फाइंडिंग्स के, आपने जो रिस्क किए हैं उनकी फाइंडिंग्स को आपने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, और रिटर्न में होना चाहिए ताकि लीगल रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है ना, कि रिस्क असेसमेंट जो है वो रिटर्न में आपके हार्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। ये जो है ये डिटेल्स अटेंड करती है जो रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट कर रहा है, और टाइम और डेट आता है असेसमेंट का, लोकेशन आती है, इक्विपमेंट आते हैं, ये एक्टिविटी आती है, फिर हैज़र्ड आ जाते हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, फिर किस लेवल का है, एडिशनल कंट्रोल में ये आ जाते हैं, रेजिडुअल रिस्क आ जाता है, फिर इसके अलावा जो है डेट है रिव्यू के असेसमेंट की वो भी आ जाती है, फिर रिव्यू योर फाइंडिंग्स आ जाता है कि आपने जो रिव्यू फाइंडिंग्स की हैं उनको रिव्यू करना है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो सकती हैं, नहीं हो सकती, उसको दोबारा तसल्ली से बैठ कर चेक करना है, प्रोसीजर चेक करना है, या इक्विपमेंट चाहिए या स्टाफ चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अच्छा, इसमें आगे जो है वो गेटिंग राइट में बताता है कि रिस्क असेसमेंट इज सिंपल बट देयर इज सम बेसिक रूल्स टू फॉलो। रिस्क असेसमेंट बेसिक चीज़ है बट इसमें रूल्स को फॉलो करना होता है कि आपके रिस्क असेसमेंट जो है सूटेबल होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और सही बंदे होने चाहिए। इसके अलावा जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो इन्वॉल्व करती है रिस्क के हवाले से, और बाकी इंश्योर करती है कि क्वालिटी जो है वो सही हो, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की, और रिड्यूस करे सब्जेक्टिविटी को। इट्स एसेंशियल के पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और यू में थे अच्छा मेक श्योर करना है रिस्क असेसमेंट जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए और साइट के हवाले से होनी चाहिए। फिर उसमें सारी चीज़ें भी जो मेंशन करनी है, लोकेशन कौन सी है, बिज़नेस कौन सा है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर वेयर पीपल वर्क अलोन इन अनप्रेडिक्टेबल, जहाँ लोग अकेले काम करते हैं वहाँ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हो जाते हैं, और इसमें मशीनरी के ब्रेक डाउन वगैरह भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। ये रिस्क असेसमेंट का एक फॉर्मेट है जो आप लोगों को बहुत काम आएगा, जिसमें किसने रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट किया, डेट क्या है, टाइम क्या है, वर्क एरिया क्या है, और इसके असेस किया गया है, हैज़र्ड क्या है, कौन हार्म हो सकता है, कौन लोग जो है वो हार्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिर पहले से कंट्रोल मेजर क्या है, फिर रेटिंग आ जाता है, जो पहले से कंट्रोल मेजर उनकी रेटिंग क्या है, लाइकलीहुड है, कॉन्सिक्वेंसेस है, या रेजिडुअल है, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल कंट्रोल में जो है फिर
पिछले हफ्ते रिस्क रेटिंग आ जाती है, फिर इसमें एडिशनल कंट्रोल्स आ जाते हैं, फिर न्यू रिस्क रेटिंग आ जाती है। जो आपने एडिशनल कंट्रोल लगाए हैं उसके बाद लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और एक्शन जो है वो कौन मॉनिटर करेगा, ठीक है, और कब मॉनिटर करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके फॉर्मेट में आती हैं। यहाँ पे नीचे जो आप देखेंगे रिव्यू डेट भी आ जाएगी कि आप 3 महीने बाद इस रिजल्ट को रिव्यू करना है या 6 महीने बाद, और इसी तरह सिग्नेचर और सारे ट्रेनर्स के चीज़ें आ जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये मॉड्यूल इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में मुलाकात